अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम हर फिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, आप और हम ये सोचते और समझते हैं कि शायद शाम के 7 बजते ही आप और हम में से लोगों की अक्सरियत न्यूज़ चैनल के सामने बैठ जाती है और हालात हाजरा के प्रोग्राम्स देखती होगी। ऐसा नहीं है, कम अज कम रेटिंग्स की हद तक ऐसा नहीं है, क्योंकि हालात हाजरा के प्रोग्राम अपनी मकबूलियत खो रहे हैं। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। और ये सब वजह क्या है, क्यों मकबूलियत खो रहे हैं? देखिए, आज से कुछ 10 साल पहले पाकिस्तान के अंदर हर एक का एक सवाल होता है टाइम। पाकिस्तान के अंदर ये जब टीवी चैनल्स आए, मुझे याद है अच्छी तरह कि शुरू में ARY था, शायद मसूद इस तरह का प्रोग्राम किया करता था कि सड़कें जैम हो जाती थी जी। उससे पहले पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अरूज का दौर रहा है पाकिस्तान टेलीविजन का। हमारे दोस्त हैं अमजद, उन्होंने वारिस ड्रामा लिखा था, तो लोग शादियों की टाइमिंग जो थे उस हिसाब से तय करते थे। एग्जैक्टली कि वारिस का ड्रामा चलना है। आई रिमेंबर। फिर हसीना मोइन के ड्रामे बड़े पॉपुलर होने शुरू हुए, बाकी चीजें हुई जी। उसके बाद उस ड्रामे को खा गया स्टेज शो, और स्टेज शो ने अपनी आके परफॉर्मेंस शुरू की। वो लोग जो कि ड्रामे में या फिल्म में 30-35 हज़ार लेते थे, स्टेज शो पे 1-1.5 लाख रुपया वो कॉमेडियन लेना शुरू हो गया। वो जो खातूनें जो डांस करती थी, और फिर फिर ड्रामे को तबाह किया उसके डांस ने। जी। उसके अंदर फहाशी आई, उसके अंदर फिर डांस आया। पहले ड्रामा में मज़ा आया, मज़ा को उन्होंने फहाशी में बदला। फहाशी को फिर मुकाबले पे औरतों ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम तो गुफ्तगू की फाशी करती हैं, हम तो वैसे फाशी कर लेती हैं। तो वो फाशी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त ये आया है, चैनल आए हैं, तो एकदम लोगों का अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान के बारे में हमें सोचना चाहिए। जी। शायद मसूद अगरचे के अक्सर प्रोग्राम जो था वो किया करता था इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, आपको याद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुरू में जब आए थे। जी हाँ। और उसके बावजूद भी इसके प्रोग्राम पॉपुलर होते थे। किसी हद तक थोड़ा बहुत पाकिस्तान की मामले के अंदर वो करता था, लेकिन आप अंदाजा करें कि मुशर्रफ की पॉलिसीज के बारे में लोग कहते कि बहुत ज़्यादा वो प्रो अमेरिकन थी और लोग बड़े साथ थे उसके। एंटी मुशर्रफ प्रोग्राम पॉपुलर थे। जी हाँ। ठीक। फिर उसके बाद मतलब इवन जियो आया, इवन कयामत की निशानियों से मुताल्लिक एंड ऑफ टाइम तो खैर बहुत उसका पर्टिकुलर था। उसकी वजह ये थी कि एक कॉन्सेप्ट ये भी बिल्डअप हो गया हुआ, बड़े लोग। फिर उसके साथ साथ जियो आया, जियो के अंदर कुछ प्रोग्राम्स लोगों ने करने शुरू किए। हामिर का प्रोग्राम था उन्हीं ज़माने में, मुझे याद अच्छी तरह कि ATV बिल्कुल नया आया था, तो मैंने बिसात करना शुरू हुआ किया था। तो उसमें भी बाकी चैनल में ये एक रॉ चली थी, लोग देखते थे। बल्कि उसमें होता यह था कि लोग अपने खास 8 बजे के प्रोग्राम को 3-4-5 चैनल होते थे मैक्सिमम। जी। फिर ये होना शुरू हो गया कि जो प्रोग्राम बिल्कुल नई ट्रेंड लेके आता था वो पॉपुलर हो जाता था। मसलन हस्बे हाल जो था बिल्कुल नई ट्रेंड लेके आया। इट वॉज अ पॉलिटिकल स्टाइल। ये मजाक वैसे नहीं था, पॉलिटिकल स्टाइल था। लोगों को अंदाजा होता था यार हम हाथ के कुछ कर इन 2007 और 8 उस वक्त शुरू हुआ था, बाद में थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था। हाँ ठीक। इस तरह आज टीवी के 2 ऐसे प्रोग्राम थे जो बहुत पॉपुलर है। मसलन एक प्रोग्राम उनका था फोरमैन शो, ठीक, और दूसरा प्रोग्राम उनका था बेगम नवाज़ चली, बोलता पाकिस्तान। इवन बेगम नवाज़ चली भी, आज बेगम नवाज़ चली जरा सा लेट आया, लेकिन बेगम नवाज़ चली को लोग बेसिकली एक अजीबोगरीब से एक खुसरे को बंदे को बड़े और तरीके से देखना चाहते थे। पाकिस्तान भी अजीबोगरीब मुल्क है। दुनिया में कहीं ट्रांससेक्सुअलिस्ट जो होता है ना, वो एक शो नहीं करता होस्ट, पाकिस्तान में वो भी करके दिखा पॉपुलर। लेकिन इन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया। जी। इन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया कि इन्होंने सीरियस को, आप शुरू के प्रोग्राम देखें, जियोमेट्री हो रही है, ठीक है, उसके बाद वो बाकी वो जियोमेट्री जो होती थी उनकी, जी, या उसके डॉक्यूमेंट्रीज आ रही होती, आलिफ जो प्रोग्राम था अनीक करता था, सीरियस प्रोग्राम होता था। फिर उसके बाद जो 50 मिनट एक प्रोग्राम था कि सीरियस प्रोग्राम होता था। ठीक। इन्होंने सीरियस प्रोग्राम जो थे उसको रिप्लेस किया किससे? सांप न्योले की लड़ाई से। इसको बुला लो, टॉक शो, उसको बेइज्जत कर दो, उसको ये कर दो, उसको ये कर दो। फिर वो जैसे कहता है हर बुल हवस ने हुस्न परस्ती शार की। मतलब हम कहा करते थे कि पाकिस्तान में ड्रामा क्यों फेल हुआ जी। उसकी वजह यह है कि जब प्राइवेट ड्रामा आया तो प्राइवेट ड्रामे में सूरत हाल ये हुई कि जिसको जो नाई की दुकान पे बैठ के कहानी सुनता था वो ड्रामा निगार बन गया,
और जो शादियों के ऊपर फिल्म बनाया करता था वो डायरेक्टर बन गया। ये अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन बना। ऐसे ऐसे लतीफे हुए थे। मतलब एक कुल्फी वाले होते थे, वो फाइनेंस करते थे। उनका काम होता था कि मैं पैसे मेरे लगेंगे, लेकिन हीरोइन को खुद मैं ड्राइव करके छोड़ के आया करूंगा। उनकी इतनी ख्वाहिश होती थी। इसी तरह इन लोगों ने, आप अंदाजा करें कि ये आंख मल के ये आते थे जी, और आके बैठते, हाँ जी आज देखो लड़ाई कौन कौन सी हुई है और लड़ाई किसको जाते। और डायरेक्टर्स हमारे जो थे वो कान, ये जो कान सब लड़ाई से तो रेटिंग्स ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अब देखें लोगों, अब लोग तंग आ गए। अच्छा हुआ ये जी कि एक जमाने में उन्होंने ड्रामे में एक ट्रेंड शुरू किया कि जितनी लड़कियां दिखाओगे उतना ड्रामा पॉपुलर होगा, और जितनी कम लिबास लड़कियां दिखाओगे उतना, मतलब आपने बाजू दिखाने शुरू कर दिए, स्लीवलेस, डिसेंसिटाइज करना शुरू कर दिया। जी हाँ, अब लोग एक दिन बाजू देखते हैं, दूसरे दिन देखते हैं, तीसरे दिन देखते हैं। आप यहां भी होगा कि उन्होंने कहा अच्छा खातून एंकर ले आओ। अब ये मेरे सामने, मैं हैरान होता हूं, सिवाय एक खातून के मैं नाम लेना चाहता, बाकी कोई खातून पॉपुलर शोज के अंदर ही नहीं है, उस कैटेगरी में ही नहीं है। कैटेगरी पॉपुलर, मतलब जी ये कितनी तकलीफ दे बात है ना कि आप ले आए, आप उसको एक पेश किया कि चलो ठीक है, अगरचे कोई हमारी जितनी, और हम ये समझते हैं कि खवातीन के शो ज्यादा देखे जाते होंगे, हम ये समझते। फिर दूसरी बात है कि वो शो जिनके अंदर सीरियसनेस थी वो अब आहिस्ता से पॉपुलर होने। इसका मतलब ये है कि लोग इस मुल्क के बारे में गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, संजीदा गुफ्तगू, ढंग की गुफ्तगू। जी, हमारे यहाँ मसला जो होता है, आप देखिए ये जो हमारे कान में ये छोटी सा वो लगा हो ना, टॉक बैक जो लगा, IFB, इस टॉक बैक में प्रोड्यूसर हमेशा ये कहता है सर कम चुक के रखो। वो सर जी अभी तक लड़े नहीं, सर जी क्या कर रहे हैं? लेकिन हमारे यहाँ मैडम लड़ाए इनको, हमारे यहाँ नहीं होता है। हम तो प्रोग्राम हमारे यहाँ नहीं होता। मैडम लड़ाए इनको। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन कहा जाता है कि यार जो रन ऑफ द मिल है उसको चलाओ जी। अगर फॉर एग्जांपल एक जवेद लतीफ मिल गया है ना, तो जिसको पढ़ के जो मर्जी करते रहो। जी। अगर आपको एक जगह कहीं ख्वाजा आसफ मिल गया है ना, फिक्र है उसका मिल गया, या आपको कहीं फरूख सितार मिल गया, या आपको कहीं हसबंद यार वली का कोई फिक्रा मिल गया, उसके बाद हमने पकड़ के ऐसा धोया है कि शाम तक होते होते उसने फिक्रा रहा है न फिक्रे की जान रही। और ये सब क्या एंकर्स और प्रोडक्शन टीम ने उस तरह का कंटेंट देना छोड़ दिया है जिस तरह का कंटेंट देना चाहिए था? मैं आपको अर्ज करूं, पहली बात तो ये है, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी इसका जिम्मेदार ठहराता हूं कि हमारा मसला बस। आज एक कॉलम मुझे बहुत अच्छा लगा, अगरचे कि मेरे उनसे बड़े हमेशा इख्तिलाफ है, खुर्शीद नदीम साहब का कॉलम मुझे बहुत अच्छा लगा। खुर्शीद नदीम ने जो कॉलम लिखा है कि कॉलमिस्ट जो है उसको पढ़ लिख के आना चाहिए। ये नहीं है कि मैं मैनचेस्टर गया तो उधर मेरा उसने खाना खाया तो रास्ते में जाते हुए चूहा देखा तो चूहे के पीछे बिल्ली लगी हुई थी, तो बिल्ली के पीछे कुत्ता लगा हुआ था। वो अजीब होगी कहानी ना हो, यही सफरनामा ना हो बस। अच्छा, या मैं ये वो कहते हैं पढ़, उन्होंने और उसने अपने बताया कि मेरी साइड टेबल पे उन्होंने कहा मेरे 3-4, वाकई पढ़े लिखे आदमी है, 3-4 किताबें पढ़ी होती हैं। आज मैं एक उन्होंने नावल की बात की। और हमेशा पढ़ने का मामला ये होता है कि आप वेरिड किताबें रखते हैं, आप एक सीरियस किताब भी रखते हैं, आप एक ट्रैश भी रखते हैं, आप एक नावल भी रखते हैं। एक से थक जाए दूसरी शुरू कर दें, दूसरी से थक, ये पढ़ने का आपको होता है। आप एक कंटिन्यूसली एक तरह की किताब नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा है कि आपसे लोग चीज मांगते हैं। अब लोग अकल नवाज शरीफ से नहीं मांगते, अकल जरदारी से नहीं मांगते, अकल इमरान खान से नहीं मांगते, बिल्कुल ठीक, अकल मौलाना फजल रहमान से नहीं मांगते, अकल अल्ताफ से, अकल आपसे मांग रहे हैं भाई, जो आप लिख रहे हो। दूसरी मांग रहे हैं आप एंकर पर्सन से। एंकर पर्सन का मसला जो होता है कि उनको ये है कि वो कहते हैं कि यार दुनिया में एंकर वो होता है कि जब मुकाबले पे कोई बंदा उसके सामने बैठा हुआ हो तो उससे कम इल्म ना रखता हो, कम अज कम। अब वो तो ज्यादा होना चाहिए, सवाल उससे पूछते हैं। यहाँ तो हालत ये होती है कि वो जो लिख के जो पूरी टीम बैठी होती है, वो जो टीम जो लिख के लेके आती है, तो उसने अगर कहीं लिख दिया है कोई एक लफ्ज गलत, तो एंकर ने भी गलत ही पढ़ दिया और गलत ही पूछ लिया। मैं आपको बताऊं, कभी एक रिसर्च हो जी इनकी, हमारे एंकर पर्संस की, और उनकी जो इन्होंने जैसे जब टीवी में ड्रामा लिखते थे और वो कहते भंड, तो इतने भंड होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ना मिसरे का मसला है पता है, ना तलफ़ुज़ का पता है। अच्छा, फिर रॉन्ग कोट, जी हाँ, हमारे यहाँ एक मुल्क में ये बड़ा मर्ज है, रॉन्ग कोट की बड़ी मर्ज है। जिसने जो सुन लिया ना वो तारीख, मैं हालांकि ये क्राइम समझा जाता है इंटरनेशनल। अल्लामा इकबाल के ये जो मोबाइल आया है ना, इस मोबाइल में अल्लामा इकबाल के कॉल, हजरत शेर, हजरत अली के कॉल,
पता नहीं किसके कॉल, वो लिख लिख के, जिससे अब मुझे समझ नहीं आती कि एक आदमी के साथ आप यार कोई तहकीक होती है, इसी को उठाया वही शेर अल्लामा इकबाल का पढ़ लिया जी, और ऐसा पढ़ा है कि आपको समझ ही नहीं आती कि यार ये किस किस्म का आदमी हो, इसको क्या कहें। एक दफा मुझे एक कॉलम में एक जगह प्रोग्राम में जाना पड़ गया, मुझसे मैं प्रोग्राम कम करता बहुत कम हूँ लेकिन जाता ज्यादा हूँ, तकरीबन सारे एंकर पर्सन के प्रोग्रामों में गया हूँ। अक्सर ये होता यह है कि सवाल उन्होंने उनको तराश के दिए होते हैं और उनको सवाल की बैकग्राउंड का भी नहीं पता होता, खुद स्टडी नहीं करते। यही वजह है कि हमारे यहाँ मायार जो है गिरता चला गया है। अव्वल मसला यह है कि पाकिस्तान में हमारा एंकर जो है जी, अगर ये इल्म हासिल नहीं करेगा, ये वार्निंग साइन है जी, कि वी आर बिकमिंग अनपॉपुलर। बिल्कुल बिल्कुल, ये वार्निंग, अगर आप इल्म हासिल नहीं जावेद ने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा है, नुसरत ने बहुत अच्छा कॉलम लिखा है और बहुत अच्छा। नुसरत वैसे मैं उनका बड़ा मद्दाह हूं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बोलते भी अच्छा है। आज भी बड़े मजेदार उन्होंने प्रोग्राम कर रहे थे हुसैन हक्कानी के, कहते थे नॉन इशू, और बात भी नॉन इशू जी जी, एग्रीड। ठीक, तो हम भी कल नॉन इशू पे थे लेकिन हमारा इशू बिल्कुल और है, और आज वो खुद नॉन इशू पे जाते जाते आ गए। उन्होंने कहा ये जो तकरीरें कर रहे हैं जी, ख्वाजा आसिफ वगैरह जी जी, कि जनाब वो गद्दार है और ये है, तो उठाएं सीधा सीधा केस जिससे करे आसिफ जरदारी घर में बैठा पकड़ ले। एब्सोल्युटली राइट। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कश्मीर की, हमारे कश्मीर की, जहां अब तहरीक जोरों पर है। क्या ये तहरीक खिलाफत की तरफ जा रही है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब बात करते हैं मकबूजा वादिये कश्मीर की। कश्मीर की तहरीक अब नए मोड़ पर है। क्या ये तहरीक इलाकाइयत से अब खिलाफत की तरफ जा रही है? इस पर हम बात करेंगे औरिया साहब से। जी औरिया साहब, देखिए काफ़ी अरसे से अपना कश्मीर के अंदर जो एक मूवमेंट थी उसने एक टर्न लिया था, और ट्रेंड लिया था वानी मरहूम से, जी, बुरहान वानी शहीद से। बुरहान वानी के आपको याद होगा, आपने उनके वालिद के इंटरव्यू भी चलाया जी, था जी, और वो भी चलाया था मुज़फ़्फ़र वानी साहब। बुरहान वानी के बारे में जो एक चीज़ थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि उसकी सारी वेबसाइट जितनी भी थी वो बुनियादी तौर पर खिलाफत इलाहिया कहते हैं उसकी इसकी बात करता है, खिलाफत अला मनहाज नबुवा की बात करता था। असल मसला यह है कि एक तवील अरसे से कश्मीर को कौमियत की तहरीक जो है वो चलाई जा रही थी कि कश्मीर की आज़ादी के लिए जी, लेकिन उस कश्मीर की आज़ादी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्सा जो था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कहता था कि ये इसको आज़ाद कश्मीर होना चाहिए, दूसरा हिस्सा कहता था कि इसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जी, पाकिस्तान का हिस्सा वाले जो लोग थे वो भी बुनियादी तौर पर इसको एक इस्लामी तसव्वुर के साथ पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। मतलब जब अली गिलानी जब नारा लगाते थे कि पाकिस्तान से मत रिश्ता क्या, तो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जी, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक की बुनियादी वजह ये थी कि एक ऐसा मुल्क है कि जो अल्लाह के नाम पर बना हुआ है और खालिस्तान जिसने कौमियतों की नफ़ी की। जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है इसको पंजाबियों, सिंधियों, बलोचों, पठानों ने मिल के बनाया था, वो गलत कहते हैं। जी, मैंने पंजाबी होने से इनकार किया था तो ये मुल्क बना था, वरना मेरे तो पंजाबी इतने सारे वहाँ पर गुड़गांव से लेके तो उसके बाद ना जलंधर, अम्बाला और अमृतसर सारे पंजाबी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ कोई मतलब यह है कि पश्तून नहीं रहते वहाँ से आके, यहाँ कोई बेल्जियम के लोग आबाद नहीं है। इसी तरह पश्तूनों ने भी इनकार किया था क्योंकि उनका तो पठान भरे पड़े हैं जी, पूरे का पूरा, यहाँ से जलालाबाद से लेकर चले और उस तरफ सारे के सारे, उन्होंने कहा था कि नहीं एक मुल्क ऐसा बनने वाला। इसी तरह सिंधी जुबान भी जो है वो बहुत बोली जाती थी। बलोचों का जहाँ तल्लुक है, 7-8 लाख बलोच हैं अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, कुछ 10 लाख बलोच थे वहां बैठे हुए थे, ईरान के अंदर बैठे हुए थे। तो इन्होंने कहा था कि नहीं एक ऐसा मुल्क जो है। इस तरह कश्मीर के बारे में वो कहते यही थे कि रिश्ता जो है पाकिस्तान को वो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसको कंफ्यूज करने वाले भी थे। और एक बड़ी इंटरनेशनल जो है साजिश जो है बुनियादी तौर पर काफी अरसे से तैयार की गई थी ऑफ इंडिपेंडेंट कश्मीर, और उसके पीछे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, लॉबिंग हुई है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बुनियादी तौर पे चाहती ये है
कि कश्मीर अगर आप आज़ाद कश्मीर का मुकम्मल नारा लगाया जाए और कश्मीरियों को बहैसियत कौम, कश्मीरी कौम एक मजलूम कौम साबित किया जाए और उसको फिर हम यूएन इंटरवेंशन के तहत आज़ाद करवाएं, जैसे हमने ईस्ट तैमूर को करवाया है, जैसे उसको करवाया, तो 2-3 फायदे होंगे जी। एक तो यह है कि उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान भी आता है जी, कश्मीरी, एक यह है कि उसके अंदर आज़ाद कश्मीर भी आता है जी, एक यह है कि उसके अंदर बाकी मकबूजा कश्मीर और वैली भी आती है। ये जब आएगी तो आपका पूरे का पूरा सी पैक तो गया, बिल्कुल ठीक, सी पैक गॉन, बिल्कुल ठीक। आप चाइना का तो आपका बॉर्डर ही खत्म हो गया। दूसरा ये है कि आप अगर यूनाइटेड नेशन आके बैठते हैं तो यूनाइटेड नेशन का मतलब ये है कि अमेरिका आया तो उसके बाद अमेरिका की जो सदियों पुराना ख्वाब है देवसाई प्लेन्स के ऊपर बैठना और देवसाई प्लेन पे काबू पाना और वहां से रूफ ऑफ द वर्ल्ड पे बैठना, वो उसका ख्वाब पूरा हो जाता है। और तीसरा उसके साथ ये था कि वो हम इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको जो थ्रेट है, ठीक है ना जी, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी, कि हमें इंडिया और चाइना की इकोनॉमी जो है उसको थ्रेट का पता ना हो जी। उसने फिर एक और फिक्रा बोला था, द इंडियन इकोनॉमी इज मोर ऑफ ए थ्रेट टू अस, हमारे सामने बहुत बड़ा थ्रेट है इसलिए कि दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज वेल इन प्लेस। वो समझते थे कि इन्होंने अपने कंप्यूटर वम्प्यूटर को कर लिया है और हमारे इनके बंदे अंग्रेजी जानते हैं, हमारी मार्केट पे आ सकते हैं और कर देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हमने मेरा ख्याल एक बनाया है पूरी तफसीर, अब क्या पूरी कश्मीर की वादी और उसमें आखिर में हमने I'll hold you here, जाकिर मूसा के हवाले से जो सक्सेसर हैं बुरहान वानी शहीद के, उसके हवाले से और इस तहरीक के हवाले से स्पेशली एक हमने रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए, फिर औरिया साहब से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की मुट्ठी भर अफवाज जालूत के टड्डी दल के मुकाबल सफ़ आरा हैं। टड्डी दल की अददी अक्सरियत नेज़ों, भालों और ज़रहों की भरमार देखकर लगता है शिकस्त आज तालूत अलैहिस्सलाम का मुकद्दर है। जालूत अपना मद्दे मुकाबल मांगता है। उसकी कद काठी, ताकत और बेहतरीन हथियारों के सामने सबका दिल बैठा जा रहा है। इतने में एक कमज़ोर सा लड़का गुलेल उठाए तालूत अलैहिस्सलाम के पास जाता है और मुकाबले की इजाज़त मांगता है। तालूत अलैहिस्सलाम एक नज़र इस लड़के पर डालते हैं और दूसरी जालूत पर। अपनी तलवार और नेज़ा इस लड़के की तरफ बढ़ाते हैं। लड़का इनकार करता है और जालूत के मुकाबले पर जा खड़ा होता है। जालूत को मुखातब करते हुए कहता है, मेरे रब के कानून में तीर, तलवार, नेज़े, भाले फतह की ज़मानत नहीं। मेरी लड़ाई सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है। तुम्हारी शिकस्त आज मेरे हाथों में है। गुलेल से निकला एक मामूली पत्थर जालूत को ज़मीन बोस करने के लिए काफ़ी था। ये अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, ज़बूर के नगमों के वारिस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की गुलेल से निकला पत्थर था जिसने जालूत को मट्टी का ढेर बना दिया। आज कश्मीर के संगबाज अपने हाथों में पत्थर थामे भीम नुमा बुत परस्त फौजियों के मुकाबले पर सफ़ आरा हैं। 8 जुलाई 2016 बुरहान वानी की शहादत के बाद 250 दिन होने को आए। भारतीय आतशी हथियार गुलेलों का मुकाबला करने में नाकाम हैं। कश्मीर का हर बच्चा, हर नौजवान सुन्नत दाऊदी पर अमल पैरा है। ज़ुबानों पर वैसे ही खुश अलहान नगमे के पहाड़ झूम उठें और हाथों में कंकर थामे वतनियत, असबियत और कौमियत को अपने पांव तले कुचलते हुए अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने और कत्ल करने को तैयार। बुरहान वानी शहीद के जानशीन ने कश्मीर से पैगाम भेजा है। हमें अब अपनी नीयत चेक करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। खास करके जो हमारे संगबाज भाई है उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मतलब किस लिए लड़ रहे हैं। उनको चाहिए कि अपनी नीयत चेक करें हमेशा। जब वो हाथ में पत्थर उठाए तो वो किस नीयत से उठाए हाथ में पत्थर, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। और मुनाफिकीन के बारे में संगबाज भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मतलब वतनियत की जंग में न पड़े। मतलब अक्सर मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर में ज़्यादातर लोग वतनियत की जंग में पड़े हुए हैं जो कि इस्लाम में हराम है। नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, ये तो इस्लाम में हराम करार दिया गया है। ये थे बुरहान वानी शहीद के जानशीन जाकिर मूसा। उनका पैगाम क्या था आपने जाना, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इस पर बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब देखिए, उसने इकबाल वाली बात की है जी
मैंने कहा वतनीयत की जंग में नहीं, अंताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। वाह। ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, गारत करे काशाना दीन नबवी है, और बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। वाह। इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। मुस्तफ़वी है। नज़ारा देरीना ज़माने को दिखा दे, ऐ मुस्तफ़वी खाक में इस बुत को मिला दे। देखिए ताकत मिली है बुरहान वानी के बाद, और ताकत से नीयत खालिस कर लो जी कि जो भी टुकड़ा जमीन का अगर मिलता है तो उस टुकड़ा जमीन के अंदर हमने खिलाफत कायम करनी है। और ये जाकिर मूसा उनका जो 15 लोगों का ग्रुप था बुरहान वानी का, उसके अंदर से, और ये मार खा रहे हैं। एक उसकी पॉलिटिकल फेस है जो सैयद अली गिलानी का फेस है जी। उसके मुकाबले में उठाने की कोशिश करते हैं वो लोग सारा कुछ। मैंने बताया ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा ये था कि इसको कौमियत की एक मूवमेंट में बदल दें, जैसे उन्होंने बॉस्नियन मूवमेंट को बदला। जी हाँ, जी हाँ। बॉस्नियन मूवमेंट में जाके उन्होंने कहा कि नहीं तो कुछ तुम ईसाइयों को भी मिला लो, कुछ तुम उनको भी मिला लो, और साथ मिलके, क्योंकि बुनियादी तौर पर गुज़श्ता 200-250 साल से हमें एक चूरन बेचा जा रहा है। वो चूरन ये है कि कौमें रंग, नस्ल, जुबान और इलाके से बनती हैं, और हालत ये है कि तारीख इस बात की शाहिद है कि इलाका जिसे मादर वतन हम कहते हैं, इससे बोदा रिश्ता तारीख में कोई नहीं रहा। जी हाँ। जिस दिन ये मां जानवरों के लिए घास उगाना बंद करती रही है, इंसानों को पीने का पानी नहीं मिलता रहा, लोग इस मां पे लानत भेजते रहे हैं और किसी दूसरे की मां को जाके पता करते रहे हैं। राइट। कहां थे एरियंस? एशिया कोचक पे बैठे हुए, कहा मां हम नहीं जा सकते। कोई कहत में, बीमारी में, गुर्बत में, अफलास में अपनी मां के साथ नहीं रहा, जिसे हम मादर वतन कहते हैं। आज एक्सोडस हो रहा है ना जी। आज तकरीबन 70-80 लाख शामी महाजिन चले गए, कौन रहा अपनी मां के साथ? तो इस्लाम का जो बेसिक तस्वर है ना कि अल्लाह ये पूरी कायनात तुम्हारी है, और जो जमीन तुम्हें टुकड़ा मिल जाए उस टुकड़े को आजाद इसलिए करवाना है कि वहां तुम अल्लाह के का परचम तुम जहां थामो। वो कहता यही है, इसीलिए उनकी तहरीक। लेकिन इसके लिए खिलाफत की तरफ जाना ज्यादा जरूरी है सर, या फिर ये वक्त की जरूरत है? वो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा। अगर एक मुसलमान एक जगह पे अक्सरियत में रहते हैं तो जो भी नज़्म इज्तिमाई कायम करेंगे वो नज़्म इज्तिमाई, अल्लाह कहता है मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो चीज़ हमने नाजिल की है जो लोग उसके मुताबिक फैसले नहीं करते वो काफिर हैं। फउलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिक हैं। फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, वो जालिम हैं। यानी अगर जो बंदा भी, जो मुसलमान बहैसियत मुसलमान 4 लोग भी बैठ के, 5 लोग भी बैठ के जब फैसला करने पे आए और फैसला वो अल्लाह के नाजिल किए हुए कुरान के मुताबिक न करें, तो अल्लाह कहता है वो काफिर हैं, अल्लाह कहता है वो फासिक हैं, अल्लाह कहता है वो जालिम हैं। इसका मतलब ये कि मेरी बहसियत मुसलमान एक ड्यूटी बन जाती है कि मैं एक ऐसा निज़ाम कायम करूं, ऐसा नज़्म इज्तिमाई कायम करूं, ऐसे रियासती कानून कायम करूं, ऐसी हुकूमत कायम करूं जो कि खिलाफत अला मनहाजिन नबुवा हो, जो कि वो उन असूलों पे कायम हो जिस तरह सैयदुल अंबिया ने मदीना की रियासत कायम की। और ये सब आखिरी सवाल, बुरहान वानी की शहादत तो इट्सेल्फ एक बड़ा चैलेंज बनी थी भारत के लिए कश्मीर में। आपको याद होगा जिस तरह से बाद में मामलात उठे हैं, खुद उनकी पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी इस चीज को एडमिट किया कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। उसके बाद अब जाकिर मूसा आए हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। ये तो सारा ग्रुप है ना जी, सारा ग्रुप है ना। अब तो इसलिए तो नाम हम, क्योंकि जाहिर बात है नाम उसका नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल मैंने इसलिए दे दिया कि चलो ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को वादे किया। और बुरहान वानी का मसला ये था कि बुरहान वानी एक और चीज़, वो इंटरनेट पे भी साथ जी, उसकी मूवमेंट के बाद अब इस वक्त कश्मीर स्ट्रैंगुलेट है। मेरी आज श्रीनगर में आपको 1 घंटा पहले बात हुई है कि स्ट्रैंगुलेट किया हुआ है, टेलीफोन पे वो बात नहीं कर पाए। आप देखिए उन्होंने ये नहीं कहा तलवार उठाओ, उन्होंने कहा पत्थर उठाओ। हाँ। संगबाज जी ए हमारे पत्थर मारने वालों। अब देखिए ये इतनी बड़ी, कोई इंटरनेशनल प्रेस नहीं दिखा रहा जी, पाकिस्तान का प्रेस नहीं दिखा रहा भाई, पाकिस्तान का प्रेस नहीं दिखा रहा। आपके पड़ोस में ये सब कुछ हो रहा है, और उसकी वजह से, कश्मीरियों की वजह से, कश्मीरियों की जद्दोजहद की वजह से बुनियादी तौर पर मसला यह है कि हमारे ऊपर भी अफ्तार जो आती है, जो इंडिया हमारे साथ सब कुछ करता है, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत करे ना करे, हिंदुस्तान इन रिटेलिएशन हमारे ऊपर ही चढ़ दौड़ेगा जी। और ये है असल मामला कि बुनियादी तौर पर कि पाकिस्तान के अंदर भी
अपने पड़ोस में, और हम तो हमेशा पता नहीं क्या बात है, हम तो पता नहीं, हम समझते ये हैं कि जैसे पड़ोसी जो है उसके मुकाबले पे जब तक हम किसी दूसरे को ला के उसके मफाद को कमज़ोर नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। ये हुसैन हक्कानी क्या है, सही कह इसकी रहे हैं, सिचुएशन क्या है, क्या बताता है? वो बताता ये है, मैं सुन रहा था शायद अजीज की एक इंटरव्यू, जी बताता ये Quickly, है sir, quickly. बताता ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने जैकबाबाद का एयरपोर्ट दे दिया था, पसनी का एयरपोर्ट दे दिया था। वो कहते हैं कि हमने फौज भेजी थी अपनी के जाके जैकबाबाद एयरपोर्ट को देखो, तो अमेरिकन फौज ने उनको अंदर नहीं जाने दिया था, और उन जहाज़ों से 57,000 दफ़ा अमरीकी जहाज़ उड़े थे, और उन्होंने अफगान भाई मुसलमान, चलो छोड़ दो मुसलमान को, पड़ोसी को 57,000 था, पड़ोसियों के जिस्म के परचे उड़ाए थे। आज भी अगर आप कश्मीर के साथ कश्मीरियों का उस तरह साथ नहीं देते तो कल वही कैफियत होगी जो कहेंगे कि जी हमारे अफगान तो दुश्मन बन गए, कैसे बन गए। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यकीनी तौर पर आपकी लाइव कॉल्स और एक और अहम इशू, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल ली जाती हैं। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आज के मौजू पर ही बात कीजिएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या यूरोप से मुसलमानों की हिजरत के दिन आ गए हैं, और अगर ऐसा है तो इसकी रीजन क्या है, वजह क्या है। जी और इस पे तो हम आराम से बात करेंगे। इस रिलेटेड बिल्कुल अभी आधे घंटे पहले की जो खबर है वो ये है जी कि मुसलमान कुछ लोग गए हुए थे आलमी अदालत इंसाफ के, जी यूरोपियन यूनियन की एक अदालत इंसाफ है, ठीक। उसके बाद वो गए हुए थे कि हम पे जो हिजाब पे जो पाबंदी है ये हमारे लिए हमारी पर्सनल जो लिबर्टीज है उसके खिलाफ है। अच्छा। और आधा घंटा पहले फैसला ये आया है कि कोई भी कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्री है जी वो किसी शख्स को किसी किस्म का भी लिबास पहनने पर पाबंदी लगा सकती है। अच्छा। विच मीन्स कि इस मुल्क में कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, इस मुल्क की इस दुनिया के अंदर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की ताकत है और उसी की इज्जत है। वो चाहे तो आपको नंगा नचवाए, वो चाहे तो आपको हिजाब उतरवा दे, खिंचवा दे, कुछ कर दे, यानी एक इंडिविजुअल की, इंसान की इज्जत खत्म हो गई है इस फैसले के बाद। इस पे हम डिस्कस करेंगे अब यूरोप के अंदर कि यूरोप में अब हो क्या रहा है और हॉलैंड का क्या। इजाजत हो तो लाइव कॉल ले लूं। पहले लाइव कॉलर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? सर वालेकुम अस्सलाम सर, आसिफ अर्ज कर रहा हूँ ईश्वरपुर से। जी आसिफ साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? सर एक तो आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो न्यू टीवी को और हरफराज टीम को कि आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज उठाई और आज हमारे बादशाह सलामत को भी उसके लिए यानी बयान देना पड़ा। और दूसरा सर मेरा ये सवाल है, ये दुनिया में सर बड़ी तरक्की हो रही है, इधर से मोटरवे बन रही है इधर उधर, और यकीन करें कि हम जो गरीब लोग हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जो दुकानदार है ना, मालिक दुकान है, उन्होंने मेरा किराया बढ़ाया 4,000 रुपये, और मुझे 4 दिन से नींद नहीं आ रही। और हमारे ये हालात ऐसे हैं कि ना तो हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, और यकीन करें बस मेरा और कुछ नहीं, मुझसे बात नहीं हो रही। अल्लाह ताला आप पे करम करे, अल्लाह ताला आप पे करम करे। ये है, ये हालात मुल्क का, ये हालात है। और वो कहेंगे जब हमने शोरकोट तक मोटरवे बना दे, आप ऐसा करेंगे, आप वहां पर गोजरा से उतरेंगे और आप 20 मिनट में शोरकोट पहुंच जाएंगे। सड़कें बनाई जाओ बस, 20 मिनट में आप शोरकोट पहुंच जाएंगे। वो 4,000 रुपये को उसका किराया बढ़ा दिया है, उसको नींद नहीं आ रही, ना वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता दुकानदार। हालात देख दुनिया के अंदर जहां कहीं भी किसी मुल्क को तबाह हो बर्बाद करना हो, जॉन परकिंस कहता है हम सिर्फ एक तरह का कर्जा देते हैं, और वो कर्जा होता है स्ट्रक्चरल कर्जा। मोटरवे बना लो, एयरपोर्ट बना लो, फलां बना लो। हम ना उनको तालीम पे खर्चा देते हैं, कर्जा देते हैं, ना हम उनको हेल्थ पे कर्जा देते हैं, ना हमको उनकी रोजगार बढ़ाने पे कर्जा देते हैं। कतन नहीं। आज भी इस मोटरवे के जो सबसे कामयाब मोटरवे है जी, उसके इर्द गिर्द की आबादियां 1000 साल पुरानी जिंदगी गुजार रही। न पानी है, न बिजली है, न सेहत है, न तालीम है, कुछ नहीं है। बीच में से और या मकबूल जान और जमील फारूकी 5 घंटे च मियां साहब जरा जाए जैसे ना 3 घंटे च मियां साहब पहुंचाता है। Oh my goodness, और yeah, 500 गाड़ियां, 600 गाड़ियां, बिल्कुल सही। 700 गाड़ियां उस मोटरवे पे गुजरती होंगी, 1000 गुजरती होंगी, 1500 गुजरती होंगी यार। और वो भी टैक्स पे करके जो है ना बेचारे परेशान। आप मैंने कई दफा कहा है कि ये आपने एक सफारी बनाया है अफ्रीका में, आप इर्द गिर्द देखते हैं ये जानवर बैठे हुए इंसान जो है। अल्लाह, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम जी, सलमान बात कर रहे हैं। जी जी कहिए, क्या कहेंगे? और यह साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक वक्त था जब वजीर आजम साहब को अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक था और अब वो स्वर्ग और नर्क की बातें कर रहे हैं, तो आप इस रोशन ख्याल तब्दीली पर क्या कमेंट करें? बहुत शुक्रिया जी, आपको सर, पॉइंट आ इनको गया। अंदाजा नहीं है कि अल्लाह ताला जब किसी की आखिरत खराब करने पे आता है ना, जी तो अल्लाह ताला उसके साथ यही करता है। नवाज शरीफ साहब, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि वो दिन जब कोई साया नहीं होगा क़यामत के दिन, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान का आईन खोल के हिसाब नहीं लेना। उस दिन अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना कि आपकी कितनी फैक्ट्रियां बन गई थी, आपके कितने। अल्लाह ने कहा वाइज मक्कन्नाहुम फिल अर्द, हम जिसको भी जमीन पर इख्तियार देते हैं, नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया हुआ है। मक्कन्नाहुम फिल अर्द, क्या करते हैं वो? अकामत सलात, नमाज का निजाम कायम करते हैं। वातुज़ ज़कात, ज़कात देते हैं। फिर अल्लाह कहता है क्या करते हैं? वो तामरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म कर देते हैं, वह नहवल अल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान में लोगों की नहीं है। नवाज शरीफ साहब, आपकी और क़यामत के कड़े दिन के हिसाब के लिए आप तैयार हो जाएं। राइट, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मियां तारिक बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी मियां साहब कहिए, क्या कहेंगे? जी सर, मैं कश्मीर के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। जी बोलें बोलें। जी जी, पाकिस्तान टूटा नहीं था, तोड़ा गया था। इसी तरह ढाका का सकूत हुआ नहीं था, किया गया था। एबटाबाद में अमेरिका ने हमला किया नहीं था, करवाया गया था। डॉन स्टोरी लिखी नहीं गई थी, फीड की गई थी। तो ये हुक्मरानों की ये हालात है, तो वो कश्मीर पे क्या मौकफ अपनाएंगे? मैं तो बस पॉइंट टेकन मियां साहब पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया जी। और उन्होंने जिस बात से मजदार माशाल्लाह वो आगे कुछ कहना चाहते थे, मैं ख्याल हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है, कम हो गया। दुआ कुछ करेंगे कि आइंदा उनकी बात करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है बड़े उन्होंने रिदमिक गुफ्तगू की हुई थी। असल मसला कहने का यही है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को आप किसको खुश करने गए हैं? वहां आप खुश करने जाएं। हमने कब कहा है कि दिवाली और होली के त्यौहार में ना आए? बिल्कुल जाएं, बिस्मिल्लाह, जाना चाहिए। आप जाएं वहां पर जाके उनको कहें, अक़लियत है उनको लेकिन एक बात याद रखें, आपने एक मुसलमान घर में जन्म लिया है और एक मुसलमान की हैसियत से आपका क्रियाक्रम होना है। मुसलमान के से होना जी जी बिल्कुल। एक मौलवी साहब आएंगे ना, जी, आपकी फातिहा पढ़ेंगे, मैंने भी मर जाना, तो मैं पहले भी चला जाऊं जी। जिस जिस दिन आप इस दुनिया से आपका राब्ता कट जाएगा, तो ये पाकिस्तान की आपके 3 दफा वजारत उज़्मा जो है ना, ये आपके लिए इतना बड़ा चैलेंज। रसूल अकरम फरमाया, जिसको जिम्मेदारी दी गई, समझो उसको कुंद छुरी से ज़िबा कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब, कुंद छुरी से, हम आज भी कहते हैं, कल भी कहते थे, तब भी कहेंगे। हमारा बुनियादी मकसद यह है कि हम आपको उस आग से बचाना चाहते हैं कि जो दहकाई गई है, राइट, जिसके लिए मेरी उतनी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह शायद मेरे सवाल बहुत कम करे मुझसे, आपसे सवाल ज्यादा करेगा क़यामत के दिन। जिससे सवाल होते हैं उसको केयरफुल भी होना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का क्रक्स यही है। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के शो से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।